चलिए, स्वागत है दोस्तों। हेलो। हाँ, उसमें देखिए सर, चालू हो गया सामने लाइव में। ठीक है, चलिए उसी में आ जाए, ऐप पे आ जाए सर। चैट 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 ऊपर 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 बाजू से। हाँ, चलो आयुष शुरू करें स्टार्ट स्टोरी आज की। एक बार बता दो, वॉइस प्रॉपर है क्या? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं? आई थिंक क्लियर ही होंगे। ठीक है, तो प्रोटीन के लिए चीज़ें डिस्कस हम कर रहे थे। कल सिर्फ हिंदी में था, अभी बराबर टाइम मिला तो दोनों लैंग्वेज में कर दिया। एक बार थोड़ी जल्दी से चलते हैं उसी को बताते हुए। बायोलॉजिकल सिस्टम में यदि ये हमारी पूरी बॉडी है तो मैंने आपको बताया था 75% वाटर है। आफ्टर वाटर आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारी बॉडी सिंथेसाइज होती है वो प्रोटीन है। और अगर 70% हमारे बॉडी से वाटर निकल जाए तो बाकी हमारे बॉडी में 30% ये चीज़ बचेगी। अब इस 30% में 15% लगभग प्रोटीन होता है। मतलब ड्राई बॉडी वेट का 50% प्रोटीन होता है। ये हमने चीज़ें एकदम क्लियर कर ली थी। अब इसके बाद मैंने आपको कल ये चीज़ एकदम समझाई थी बहुत अच्छे तरीके से कि लाइफ का मटेरियल है दरअसल में प्रोटीन, और हमारी हर सेल जो होती है उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन और लिपिड से बनता है। यदि हमको अपनी मसल्स को, यदि हमको अपनी बोन को स्ट्रेंथ चाहिए तो हम क्या करेंगे? प्रोटीनियस डाइट यूज़ करेंगे। इसी वजह से प्रोटीन को बॉडी बिल्डर सब्सटेंस कहते हैं। हिमांशु गुड इवनिंग बेटा जी। रितुल नमस्ते बेटा, है ना। आयुष हमेशा की तरह सबसे पहले। ठीक है, अब कल हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी स्टूडेंट। सिर्फ आज जो नए जुड़े हैं उनके लिए एक बार बता रहा हूँ ये कि प्रोटीन जो है एन नंबर ऑफ एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। हमारे बॉडी में एमिनो एसिड का नंबर 20 है। और प्रोटीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो कौन सा है? प्रोटीन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है? आंसर है नाइट्रोजन। ये भी हमने कल देखा था, ये पोर्शन भी हमने कल कवर किया था। अब ये जो पोर्शन है ना स्टूडेंट, इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा। मैंने कल यही चीज़ बतानी थी लेकिन कल मैंने अमीनो एसिड पढ़ा दिए थे। 2 मिनट जल्दी से अमीनो एसिड का रिवाइजेशन कर लेते हैं स्टूडेंट, फिर मैं आता हूँ उस चीज़ पे। अच्छा, जितनी चीज़ें अभी मैंने बताई ना, इनमें से आपने एक क्वेश्चन जरूर पाना है एग्जाम में। एक क्वेश्चन फिक्स है आपका यहाँ से। मैं कल यहाँ से शुरू किया था स्टूडेंट कि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप होता है। ये एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो है ये बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है अमीनो, इसलिए इसको ज्विटर या उभयधर्मी प्रकृति कहते हैं। जो अमीनो एसिड होता है उसमें अमीनो ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, इस वजह से ये उभयधर्मी प्रकृति होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई आपसे पूछे कि कंप्लीट प्रोटीन का नेचर बताओ, तो प्रोटीन जो होती है वो थोड़ी सी क्षारीय प्रकृति की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड उभयधर्मी प्रकृति के हैं, लेकिन प्रोटीन की प्रकृति कल मैंने क्षारीय बताई थी। क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ने पर वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है और जरूरत पड़ने पर वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है। इसीलिए आपको ये वर्ड याद रखना है, ये एफएसओ का क्वेश्चन है कि प्रोटीन की असल प्रकृति कैसी होती है। तो आंसर है थोड़ी सी क्या होती है? बेसिक होती है। अब इसके बाद एमिनो अम्लों के टाइप मैंने आपको बताए थे, और इन टाइप में से इनमें से जो जो क्वेश्चन बनते हैं ये मैंने आपको कल समझाए थे स्टूडेंट। आई थिंक शायद आपने ये चीज़ कवर किए होंगे। मैंने आपको बताया था कौन से एसेंशियल हैं, कौन से नॉन एसेंशियल हैं, भोजन के जरिए इनको ग्रहण करेंगे, ये हमारे शरीर में ही बनते हैं, और फिर ये चीज़ें हमने देखी थी। ये कल हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, याद करिए। यही चीज़ मैंने इंग्लिश में नहीं की थी, आज इनको मैंने इंग्लिश में कर दिया है।
तो इनको आपको क्या करना है, आज जाके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक तो ये पेज पढ़ना है आपको बहुत अच्छे तरीके से, ये वाला पेज पढ़ना है, कल मैंने लास्ट टाइम यहीं छोड़ी थी, यहीं क्विट की थी बात, और ये जो चीज़ है ये भी मैं समझा चुका था आपको। अब आज बात करते हैं स्टूडेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप मेरी बात पे बिलीव करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर या लास्ट ईयर के, यदि आप क्या देखेंगे, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आप ये चीज़ जरूर पाएंगे। हिमांशु कह रहे हैं सर प्लीज़ क्लास के बाद स्लाइड की पीडीएफ भी शेयर कर दिया करिए। ठीक है, वो जो ग्रुप बना है ना, उस ग्रुप में आप दिलेरी से मेरे को बता दिया करो हिमांशु या जितने भी एस्पिरेंट हैं कि आपको स्लाइड चाहिए, तो मैं बिल्कुल उसमें क्या करूँगा, भेज दूंगा, है ना। दिमाग से कई बार निकल जाता है चीज़ें, तो फिर वो अगले दिन के लिए हो जाता है। जैसे ही क्लास खत्म हो आधे घंटे बाद आप मुझे मैसेज कर दिया करो कि सर वो क्लास वाली पीडीएफ भेज दीजिए ग्रुप में ही, मैं तत्काल भेज दूंगा, क्योंकि तत्काल आधे घंटे बाद मैं सिस्टम पर बैठ जाता हूँ, तत्काल भेज दूंगा। ठीक है, अब जो 6 मिनट हमारे अभी खराब हुए हैं वो सिर्फ ये कि मैंने आपको बताया है कि क्या इंपॉर्टेंट था, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा, और एफएसओ के लास्ट ईयर के पेपर देखोगे तो प्रोटीन से इन्हीं स्लाइडों में से क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं स्टूडेंट आज का कारवां। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है स्टूडेंट, ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल की किस्म। हाँ, ये देखो आप याद दिला रहे हो आयुष, अब याद दिला रहे हो। मेरे को बिल्कुल दिमाग में नहीं आया था कि ये क्वेश्चन मैंने बोल दिया था कि किस्में। जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा आयुष मेरे को याद दिलाना ग्रुप में ही कि ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की वैरायटी भेजनी है मेरे को, और हिमांशु सिर्फ एक मैसेज कर देना प्रोटीन की स्लाइड भेज दो, है ना। तो मैंने दोनों मीडियम में बना दी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें शुरू करें अब स्टोरी। अब तो कोई क्वेरी नहीं है, आप सीधे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छे से पढ़ना, हालांकि चीज़ें आपके राडार में हैं, आपसे बनती हैं, लेकिन फाइनल में क्या करा दे रहा हूँ, पॉलिश करा दे रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब बारी है, प्रोटीन के टाइप्स भी आ जाएंगे और प्रोटीन के फंक्शंस भी आ जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन की। स्ट्रक्चरल प्रोटीन वे होती हैं जो हमारे बॉडी की संरचना को बनाने में हेल्प करती हैं। हमारे बॉडी का कोई ना कोई पार्ट्स में वो प्रोटीन होगी और उससे स्ट्रक्चर बना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इनमें से कौन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है? ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो हमारे शरीर की संरचना बनाती है? तो सबसे पहले एक प्रोटीन का नाम आपको दिख रहा होगा, अल्फा केराटिन प्रोटीन। तो ये जो अल्फा केराटिन प्रोटीन है, अब आप देखिए जरा इसके बारे में कि अल्फा केराटिन प्रोटीन जो है ये कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट। तो जो अल्फा केराटिन प्रोटीन है ये स्किन में पाई जाती है मनुष्य के। अल्फा केराटिन प्रोटीन जो है ये नेल्स में पाई जाती है, मतलब नाखून में पाई जाती है, और अल्फा केराटिन प्रोटीन जो है ये हेयर में पाई जाती है। याद रहेगा ये चीज, 3 चीजें हो गई। अच्छा, अब हम ह्यूमंस में कहाँ पाई जाती है तो समझ में आ गया। अब जानवरों में बात कर लेते हैं। तो जानवरों के पास भी स्किन होती है, जानवरों के पास सींग होते हैं, हॉर्न, है ना, और खुर जो होते हैं उनके हूप्स कहलाते हैं। तो जानवरों के भी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो एनिमल होते हैं जैसे काऊ वगैरह हो गई, बफेलो वगैरह हो गए, तो उनके भी त्वचा, सींग और खुर, हॉर्न और हूप्स, ये चीज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आंसर है अल्फा केराटिन प्रोटीन। तो अल्फा केराटिन प्रोटीन ये स्ट्रक्चर बनाती है। हम ह्यूमंस में एक्सोस्केलेटन सिस्टम और जानवरों में एक्सोस्केलेटन सिस्टम, मतलब हमारा जो बाह्य कंकाल तंत्र है और जानवरों का बाह्य कंकाल तंत्र है, ये किससे मिलकर बना होगा स्टूडेंट? अल्फा केराटिन प्रोटीन से। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने राइनो को देखा होगा, राइनो की एक नाक निकली सी होती है, दरअसल में उसका सींग होता है। तो राइनो के जो सींग होते हैं वो भी तो दरअसल में क्या हैं? अल्फा केराटिन प्रोटीन ही है। तो सीधा सीधा आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, स्तनधारियों का बाह्य कंकाल तंत्र।
मैमल्स का एक्सोस्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ अल्फा केराटिन प्रोटीन, और वहीं एक और प्रोटीन होती है बीटा केराटिन प्रोटीन। इससे मकड़ी जो है वो अपने जाल बनाती है, मतलब मकड़ी अपने मुंह से सलाइवा निकालती है। सलाइवा लिक्विड होता है, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर की 21% ऑक्सीजन उस सलाइवा के कांटेक्ट में आती है, उसे जाल अर्थात स्पाइडर वेब बना देती है। तो यदि आपसे कोई पूछे स्टूडेंट कि मकड़ी का जाला जो है वो क्या है, एक प्रोटीन है, वो भी कौन सी प्रोटीन है, बीटा केराटिन प्रोटीन। इसमें मैं एक चीज और बोलूंगा, इसमें आप रेशम और ऐड कर लीजिएगा। जो रेशम होता है वो भी दरअसल में बीटा केराटिन प्रोटीन ही होती है। तो दो चीजें सीखी आपने, अल्फा केराटिन प्रोटीन से बाह्य कंकाल तंत्र बनता है, अर्थात एक्सोस्केलेटन सिस्टम बनता है, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो एनिमल हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्टूडेंट, बाह्य कंकाल तंत्र, एक्सोस्केलेटन सिस्टम। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको ध्यान रखना है, एक कोलेजन प्रोटीन होती है, और जो एक कोलेजन प्रोटीन होती है ये हमारी स्किन में भी पाई जाती है। लेकिन ये कोलेजन जो है ये दरअसल में प्रोटीन तो है, लेकिन ये फाइबर ज़्यादा इसको कंसीडर करते हैं। तो अगर मान लो कभी आपसे पूछ ले कि हमारे स्किन में कौन सा फाइबर पाया जाता है और ऑप्शन में केराटिन प्रोटीन ना हो, या मान लो 4 ऑप्शन में से किसी ऑप्शन में अल्फा केराटिन प्रोटीन ऑप्शन में नहीं है और पूछ रहा है कि हम मैमल्स का एक्सोस्केलेटन सिस्टम काय से बनता है, तो फिर आपको कोलेजन टाइप करना है। दरअसल में कोलेजन जो है ये प्रोटीन तो है, लेकिन ये ज़्यादातर फाइबर के फॉर्म में होती है, मतलब बहुत सारे फाइबर 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 कोलेजन के मिलकर कोलेजन प्रोटीन बना लेते हैं। तो सच्चाई ये है स्टूडेंट, और यही कोलेजन प्रोटीन की लिटिल बिट अमाउंट अस्थि के अंदर अर्थात बोन के अंदर भी मिलता है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, आपको ध्यान रखना है। ये तीनों स्ट्रक्चर बनाने वाली प्रोटीन है। ये हमारा कंकाल तंत्र बनाती है, बीटा केराटिन प्रोटीन मकड़ी के जाले या रेशम बनाती है, और कोलेजन प्रोटीन से स्किन भी बनती है और अस्थि भी बनती है। याद करिए हमने पढ़ा था विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं, पढ़ा था। तो ब्यूटी विटामिन चेहरे की झाइयाँ और झुर्रियों को दूर करता है, और इसी कोलेजन प्रोटीन को क्या करता है, इलास्टिसिटी देता है। तो कोलेजन इलास्ट रहेगी तो इसका मतलब है कि चेहरा जो है वो टाइट रहेगा, ग्लो करता रहेगा। ये स्टूडेंट 3 क्वेश्चन। ये हमारी स्किन है। हमारी स्किन में ये वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये अल्फा केराटिन प्रोटीन से मिलकर बनता है, जिसको हम एपिडर्मिस भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अब जो प्रोटीन हम पढ़ने वाले हैं ये न्यूट्रिशियस प्रोटीन है। ये भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। जनरली मैंने बहुत कम स्टूडेंट को इसको अटेंड करके देखा है। न्यूट्रिशियस प्रोटीन का मतलब है ऐसी प्रोटीन जो अनाज के अंदर होगी, और जब आप अनाज को खाओगे तो वो प्रोटीन आपके अंदर जाके आपको न्यूट्रिशन देगी। जैसे मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ तो एक स्टेटमेंट हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूँ कि आप लोग यदि गेहूँ खाते हैं, आप लोग चावल खाते हैं, तो जनरली हमारे घरों में चपाती जो है वो गेहूं की बनती है और राइस तो खाते ही हैं। तो इनमें एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है स्टूडेंट सबसे ज़्यादा, और उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है स्टार्च। तो अनाज में जैसे गेहूं और चावल क्या हो जाएंगे, अनाज हो जाएंगे, इनको हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं, है ना। तो ये जो खाद्यान्न है गेहूं और चावल, इसमें कौन सी, जस्ट अ सेकेंड, ये खाद्यान्न फसलें हैं ये। तो गेहूं और चावल में कौन सी चीज सबसे ज्यादा है स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च सबसे ज्यादा है। और कौन सी प्रोटीन सबसे ज्यादा है, तो उस प्रोटीन का नाम है स्टूडेंट ग्लूटेन। ये एक प्रोटीन होती है ग्लूटेन प्रोटीन। इसी को कई किताबों में ग्लूटेमिन्स भी लिख दिया गया है, और कुछ किताबें जो हैं वो इसे ग्लूटेन या ग्लूटेमिन्स ना लिख के ग्लूटेमाइन लिख देती हैं। तो ग्लूटेन, ग्लूटेमिन्स, ग्लूटेमाइन, दीज आर ओनली वन नेम। किस में पाया जाता है, अच्छे से देखिए, ये लिखा है ग्लूटेन, ये लिखा है ग्लूटेमिन्स, ये लिखा है ग्लूटेमाइंस, ये एक ही नाम है। अनाज में पाई जाती है ये प्रोटीन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब सबसे खतरनाक स्टेटमेंट, खाद्यान्न में जो ये प्रोटीन है ग्लूटेन, ये बहुत खतरनाक होती है स्टूडेंट। ये
ग्लूकोज को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं आपके ब्लड स्ट्रीम में। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको गेहूं और चावल इसीलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि गेहूं और चावल में जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज तो अवेलेबल कराता ही है आपके ब्लड में, लेकिन जो ये प्रोटीन होती है ये प्रोटीन भी ग्लूकोज की अधिकता ब्लड स्ट्रीम में उपलब्ध कराती है। इसी वजह से आजकल प्रचलन चल पड़ा है मिलेट का। यदि आप मिलेट खाते हैं, मोटा अनाज खाते हैं, ज्वार खाते हैं, रागी खाते हैं, बाजरा खाते हैं, तो ये ग्लूटेन फ्री होता है, ग्लूटेन फ्री होता है और कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज काफी कम होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज काफी कम होगा तो जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी तो आपको मिल ही जाएगी। बिल्कुल सही कहा। प्लास्टिक नेचर होता है ग्लूटेन का, ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा समय तक पड़ा रहता है और धीरे 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 ग्लूकोज रिलीज करता रहता है। इसी वजह से जिनको डायबिटीज होती है उनको गेहूं और चावल की मनाही होती है, लेकिन वो सेफ क्या ले सकते हैं, मिलेट। तो मैं जब भी स्टूडेंट को ये पढ़ाता हूं ना कि गेहूं और चावल अर्थात खाद्यान्न में कौन सी प्रोटीन होती है, तो स्टूडेंट क्या है, कई बार इस सेंटेंस को अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि अच्छा अच्छा अनाज में ग्लूटामिन्स प्रोटीन होती है। लेकिन तब जब मैं ये बताना शुरू करता हूं कि मक्के में, अच्छा मक्का भी एक खाद्यान्न है लेकिन उसमें ग्लूटामिन्स प्रोटीन नहीं पाई जाती स्टूडेंट, उसमें पाई जाती है जिन प्रोटीन। ये जिन लिखा है ZEIN। तो मक्के में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जिन प्रोटीन पाई जाती है। आधुनिक संसार की, प्राचीन संसार को देन है मक्का। जब सिविलाइजेशन बन रही थी, पनप रही थी नदियों के किनारे, तो इंसानों ने सबसे ज्यादा कौन सी फसल, तो मानव सभ्यता की भले पहली फसल जौ है, मानते हैं ये चीज, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन दुनिया में ज्यादातर अगर हम देशों में देखें, है ना, पूरे अनुपात में देखें तो सबसे ज्यादा मक्का यूज किया जाता है और मक्के को ही लोग एज अ फूड मटेरियल के रूप में खाया करते थे। लेकिन जो मक्का पुराने समय में खाया जाता था, धीरे 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 उसका प्रचलन कम हुआ और आज के समय पे मक्के की जगह रोटियों ने ले ली। और रोटी मतलब गेहूं प्राचीन संसार की आधुनिक संसार को देन है। स्टूडेंट मेरे वर्ड बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज हर घरों में रोटियां बनाई जाती हैं, मतलब आज मक्के की जगह गेहूं ने ले ली है। तो प्राचीन संसार की आधुनिक संसार को देन है गेहूं, और यदि आधुनिक संसार की प्राचीन संसार को देन कहें तो वो है मक्का। थोड़ा ध्यान रखिएगा ये चीज, हालांकि एफएसओ में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कभी डिफेंड करना हो तो आप कर सकते हो। तो मक्के में जिन प्रोटीन पाई जाती है, गेहूं और चावल में ग्लूटेन प्रोटीन पाई जाती है। और आप खुद देखो, ये है मटर। दरअसल में मटर वो पौधे हैं जिस पे आप लोगों ने सुना होगा, आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के अर्थात पाइजम सटाइवम के 7 जोड़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लेके संकरण के अनुप्रयोग किए थे। आनुवांशिकता के 10,000 से ज्यादा अनुप्रयोग मटर के पौधे पर किए गए थे। उसी मटर जिसका साइंटिफिक नाम है पाइजम सटाइवम, उसमें फैसियोलिन प्रोटीन पाई जाती है। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए फैसियोलिन प्रोटीन पाई जाती है किसमें, तो फैसियोलिन प्रोटीन जो है वो मटर में पाई जाती है। अच्छा एक चीज यहीं साइड में लिख दे रहा हूं, ये लास्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, कपास। कपास में गॉसिपिन प्रोटीन पाई जाती है और इसी को कई किताबें गॉसिपियम भी लिख देती हैं। जैसे स्टूडेंट एक क्वेश्चन बहुत फिक्स है आपका कि आपको फ्रूट्स की वैरायटी या आपको फलों की वैरायटी से एक क्वेश्चन देने हैं और आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो मैं आपको बना के भेज दूं, है ना, तो आज ही मैं आपको भेज दूंगा, प्रिपेयर कर लेना। एक क्वेश्चन आपके पॉकेट में 100% होगा और एफएसओ में 150 क्वेश्चन आने हैं स्टूडेंट। अगर आपने 40 क्वेश्चन एग्जैक्टली सही मार दिए तो आप बिलीव करिए आप अंदर हो, एग्जैक्ट 40 क्वेश्चन। और मेरे को जहाँ तक ट्रस्ट है कि जितने सब्जेक्टिव टीचर हैं रिस्पेक्टेड, वो सब अपने अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरह से कवर करा रहे हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के। तो आप इस चीज़ से तो बिल्कुल अपने दिमाग में सुकून रखो, एकदम सुकून रखो कि जो भी क्वेश्चन पेपर बनेगा, अगर
जो बनाने वाले हैं अगर वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के स्ट्रैटेजी सेट करेंगे तो आपको उसमें से चीजें मिल जाएंगी, है ना। और वो कुछ भी उठा के सेट करेंगे तो फिर इसी वजह से तो हम इतनी डिटेल पढ़ा रहे हैं कि अनाज में प्रोटीन कौन सी है ये भी पढ़ा रहे हैं, तो उन्हीं अनाजों में मक्का एक अनाज है उसमें कौन सी डिफरेंट प्रोटीन है तो ये भी पढ़ा रहे हैं, फिर मटर में कौन सी डिफरेंट प्रोटीन है तो ये भी पढ़ा रहे हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। मतलब आप बिलीव बना के रखिए, दुनिया में सबसे बड़ा पावर यदि कोई है आज के समय पे, है ना, जो रिश्तों को हमेशा संभाल सकता है वो ट्रस्ट ही है। द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट। आप भी बनाइए। यहाँ से पूरी कोशिश की जा रही है कि आपके साथ पूरी तरह से जस्टिस हो। जो फीस का एक एक रुपये हमारे पास आया है, बिल्कुल जिस दिन हम सेशन एंड करेंगे आपसे ये स्टेटमेंट पूछेंगे कि क्या आपके द्वारा दी गई फीस पूरी आपने वसूली, पूरे तरीके से पढ़ाई करी, चैप्टर पूरे कंप्लीट हुए, सिलेबस वाइज नोट्स आए कि नहीं। जब आपका कॉल हाँ होगा तभी हम क्विट करेंगे। और जिस स्टेटमेंट पर आप नेगेटिव शो करेंगे कि सर ये चीज़ नहीं है, उस दिन से हम उस चीज़ को रिफिल कर देंगे और 1-2 दिन में हम उसको शॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं इसमें से आपको क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इस चीज़ पर बात ज़्यादा हो रही है। तो मैं जो ये चीज़ लिखी हुई है इसको थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि मुझे 2-3 चीज़ें आपको समझानी है। मैं ये थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, इसको मैं नोट्स में मेंशन करके दे दूंगा लास्ट में, है ना। आप लोगों ने बीटी कॉटन और बीटी बैंगन के बारे में सुना होगा। बीटी कॉटन और बीटी बैंगन ये परजीनी फसलें होती हैं स्टूडेंट। तो ये अगला मेरा स्टेटमेंट वही है, परजीनी फसल। तो जैसे बीटी कॉटन हुआ और बीटी ब्रिंजल हुआ, है ना, बीटी बैंगन और बीटी कपास। तो बीटी कॉटन और बीटी बैंगन जो हैं, ध्यान रखिएगा, इनके को बनाने में एक जीवाणु यूज किया जाता है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजेंसिस, या बीटी जीवाणु बोलते हैं। दरअसल बीटी का फुल फॉर्म ही होता है बैसिलस थुरिंजेंसिस। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। हालांकि एमपीपीएससी इस क्वेश्चन को पहले पूछ चुकी है स्टूडेंट, मैंने एमपीपीएससी कहा है, बैसिलस थुरिंजेंसिस। तो बैसिलस थुरिंजेंसिस एक जीवाणु है स्टूडेंट, अच्छे से देख लीजिए, एक जीवाणु है। इसी के अंदर से एक जीन निकालते हैं हम, उसे कहते हैं Cry1AC जीन। ये निकालते हैं Cry1AC जीन, और इस Cry1AC जीन को हम डालते हैं बैंगन के सीड के अंदर, मतलब बैंगन के बीज के अंदर डालते हैं, और कपास के बीज के अंदर डालते हैं। अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये चीज आप लोगों को बायोटेक में सिखाते हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं वो सिखाते हैं कि बीटी बैंगन और बीटी जो कॉटन होता है, माफी चाहता हूं, बैंगन के बीज और कॉटन के बीज में हमने क्या डाला, Cry1AC जीन डाला। और ये Cry1AC जीन जैसे ही अंदर पहुंचता है, इनके अंदर पहुंचता है, तत्काल इन्हीं बीजों के अंदर बनने लगती है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, Cry1AC प्रोटीन बनने लगती है। और जैसे ही Cry1AC प्रोटीन बैंगन के बीज के अंदर बनने लगी, कपास के बीज के अंदर बनने लगी, फिर ये साधारण बीज नहीं रहे, फिर ये टर्मिनेटर बीज हो जाते हैं। और टर्मिनेटर बीज का मतलब है अगर आप इन्हें खेतों में डालते हैं तो फिर यही बनते हैं परजीनी फसल। और जब परजीनी फसल पर एक कीड़ा आता है जिसका नाम है बोलवर्म, जिसका नाम है सुंडी, और वो जब परजीनी फसलों को अर्थात बीटी बैंगन और बीटी कॉटन को खाता है तो उसके गट में ये टॉक्सिन प्रोटीन की वजह से वो मृत हो जाता है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जो परजीनी फसलों में जो बोलवर्म कीट है, वो इंसेक्ट है, उसके नष्ट होने का जो रीजन है वो यही प्रोटीन है स्टूडेंट, Cry1AC प्रोटीन। याद रहेगा ये चीज। बोलवर्म इंसेक्ट के बचने के लिए हिमांशु, आज के समय पे बोलवर्म इंसेक्ट से यदि फसलों को बचाना है तो बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट वोल्गा 2 लेकर आया है, और कुछ जगह पे बैसिलस थुरिंजेंसिस के स्पोर्स मिलने लगे हैं।
और बैसिलस थुरिनजेंसिस के फसलों के ऊपर स्पोर डाल दिए जाते हैं। जैसे ही बोलवर्म उनको खाता है, तो बोलवर्म जैसे ही खाता है तो बैसिलस थुरिनजेंसिस का जीन क्राइवनेसी अंदर जाएगा, कुछ समय में वो प्रोटीन बनाएगा क्राइवनेसी। बोलवर्म जो इंसेक्ट है उसकी जो गट है वो रफ्चर हो जाएगी और वो मर जाएगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा, वो स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ रहे हो, दरअसल में जो क्राइवन एसी प्रोटीन होती है, ये क्राइवन एसी प्रोटीन ये खेती को नुकसान पहुंचाने वाले जो बोलवर्म कीट होता है, जिसको गांव में सुंडी कहते हैं स्टूडेंट, गांव में क्या बोलते हैं इसको, सुंडी कहते हैं, इसको नष्ट कर देता है। तो बताइए परजीवी फसलों में वो कौन सी प्रोटीन है जिसने बोलवर्म या सुंडी की जान ली? आंसर है क्राइवन एसी प्रोटीन, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इसी को कहेंगे एंडोप्रोटीन, विच इज टॉक्सिक इन द नेचर एंड कॉज द डेथ ऑफ बोलवर्म इंसेक्टा, विच इज हार्मफुल इंसेक्ट डायरेक्ट टू प्रोटेक्ट वाया यूजिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप या ट्रांसजेनिक मॉडिफाइड क्रॉप। याद रहेगा ये चीज। तो मेन थिंग इज दैट कि ट्रांसजेनिक क्रॉप के पास होता है क्राइवन एसी प्रोटीन, और इस क्राइवन एसी प्रोटीन की वजह से बोलवर्म या सुंडी जो खेती को नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा होता है वो मर जाता है। चलते हैं आगे। इस दुनिया में जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, यदि उनमें पेप्टाइड बंध लगता है तो 101% वो चीज प्रोटीन होगी या प्रोटीनियस होगी। ये मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था स्टूडेंट। आज एक लेक्चर अपलोड हुआ है, आप देखिएगा, पुरानी यादें ताज़ा भी हो जाएंगी। एफएसओ का सबसे पहला लेक्चर शरणम के प्लेटफॉर्म पर, उसमें आप देखिएगा मैंने बीच में यही चीज़ समझाई है कि प्रोटीन जो होता है वो n नंबर ऑफ एमिनो एसिड से बनते हैं। एमिनो एसिड है तो पेप्टाइड बंध लगेगा, पेप्टाइड बंध है तो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन ही मेन एलिमेंट होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला। वहीं मैंने ये चीज़ समझाई थी पहले लेक्चर में, जिसकी आज ज़रूरत 100% आ चुकी है कि सॉरी, जितने भी एंजाइम होते हैं, जितने भी एंजाइम सब एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं स्टूडेंट। और अगर कोई चीज़ अमीनो एसिड से मिलकर बनती है तो 101% उसमें पेप्टाइड बॉन्ड लगेगा, और पेप्टाइड बॉन्ड लगेगा तो नाइट्रोजन होगा। लेकिन हाँ, एंजाइमों के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन की तरह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं करता, वो जैव क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। बायोलॉजिकल सिस्टम में जो चलने वाली बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, या तो इनको वो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, मतलब एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इसीलिए एंजाइम जो हैं ये जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, और ये चीज़ जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। कौन? एंजाइम। क्योंकि बायोलॉजिकल क्रियाओं को या तो उनकी फंक्शनिंग को इंक्रीज कर देते हैं या तो डिक्रीज कर देते हैं। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ हक्सले कह रहे हैं, और सॉरी हक्सले नहीं, ये चीज़ कोहने कह रहे हैं। हक्सले ने तो हार्मोन के संदर्भ में कहा था केमिकल मैसेंजर, है ना, इसको भी अभी देखेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो वर्ड लिखा है रासायनिक रूप से एंजाइम प्रोटीन होते हैं, इसका मतलब लिखा हुआ है ये आगे कि जिस तरह से प्रोटीन बहुत सारी अमीनो एसिड की यूनिट से मिलकर बने होते हैं, उसी तरह से एंजाइम भी बहुत सारी अमीनो एसिड की यूनिट से मिलकर बने होते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है जो मेरे को बहुत अच्छे से बताना है स्टूडेंट, कि जब एंजाइम जो होते हैं उसमें जो अमीनो एसिड होते हैं वो इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मतलब ये यदि अमीनो एसिड हैं, जैसे कि मैं अगर ये एंजाइम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो एंजाइम में जो ये वाइट गोले रख रहा हूँ ये अमीनो एसिड है। तो आप खुद देखो जरा स्टूडेंट, एंजाइम में अमीनो एसिड फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये वलित संरचना बना रहे हैं। यही आपको याद रखना है कि एंजाइम जो है ये तृतीयक संरचना होती है प्रोटीन की। यही एफएसओ का क्वेश्चन है, यही एफएसओ का क्वेश्चन है कि अगर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है अगर उसमें अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा फोल्डेड है, बहुत ज़्यादा कंडेंस है ना, तो फिर ये वलित स्ट्रक्चर प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहलाती है। और जब अमीनो एसिड एक सीधी सरल रेखा में होते हैं तो ये प्राथमिक संरचना कहलाती है।
और जब अमीनो एसिड के साथ में दूसरा कोई ग्रुप जुड़ा होता है, तो ये जैसे अमीनो एसिड ये हो गए, इनके साथ में देखिए ये एक दूसरा ग्रुप जुड़ गया, ये एक दूसरा ग्रुप जुड़ गया, इसको द्वितीयक संरचना कहते हैं। हमारी जो स्किन होती है स्टूडेंट, इसमें अमीनो एसिड होते हैं, साथ ही साथ अल्कोहल ग्रुप भी होता है। हमारी स्किन मतलब जो केराटिन प्रोटीन होती है वो द्वितीयक संरचना प्रोटीन की शो करती है। याद रहेगा ये चीज, हमारी स्किन में अमीनो एसिड होंगे, अल्कोहल बॉन्ड अटैच होता है, तो द्वितीयक संरचना कहलाती है। लेकिन यदि कोई अमीनो एसिड इस तरह से फोल्डेड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है, तो याद रखिएगा वो कौन सी संरचना होगी, प्रोटीन की तृतीयक संरचना। और प्रोटीन की तृतीयक संरचना सिर्फ कौन बनाता है, एंजाइम बनाता है। तो आपके यूनिट में एक चैप्टर है एंजाइम, यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें कि एंजाइम प्रोटीन की कौन सी संरचना का प्रकार होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ये रहा उसका आंसर, फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाने की वजह से तृतीयक संरचना। और जो द्वितीयक संरचना है ये रहा उसका आंसर, जो द्वितीयक संरचना है ये रहा। त्वचा की जो केराटिन प्रोटीन होती है वो पेप्टाइड बंध तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ में आप देखो कौन सा बंध अटैच हो गया पेप्टाइड के साथ में, मतलब अमीनो एसिड के साथ में हाइड्रोजन बंध, तो ये हो गई द्वितीयक संरचना। मतलब हमारी जो त्वचा होती है, मैं यहीं लिख दे रहा हूं, हमारी जो स्किन होती है ये सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर ड्रॉ करती है, या सेकेंडरी प्रोटीन संरचना बनाती है हमारी स्किन। और टर्सरी स्ट्रक्चर सिर्फ फोल्डेड होगा जो एंजाइम बनाते हैं। ये मैं बच्चों के जैसे इसलिए बता रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आएगा। अब कुछ एंजाइमों के मैंने यहां नाम दिए हैं, और ये जो 3 नाम उठाए हैं ये 2019 में, हालांकि ये एमपी का नहीं, राजस्थान का एफएसओ का पेपर है, वहां से उठाए हैं। एक एंजाइम है स्टूडेंट जो लिटिल बिट सलाइवा में भी पाया जाता है, लिटिल बिट, हालांकि सलाइवा में पाया जाता है कौन सा एंजाइम, टाइलिन ज्यादातर, लेकिन बहुत कम मात्रा में एमाइलेज भी पाया जाता है, लेकिन एमाइलेज की ज्यादा मात्रा पैंक्रियाटिक जूस में पाई जाती है। तो यही एमाइलेज जो पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, जिसकी थोड़ी बहुत मात्रा लार में पाई जाती है, आप खुद देख लो, ये एमाइलेज भले आप इसको एंजाइम कह रहे हो, ये प्रोटीन ही है। जितने एंजाइम होते हैं लगभग सभी एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं, मतलब कहने के लिए है एंजाइम, सब प्रोटीन के भेस में छुपे हुए भेड़िए हैं। हमको दिख जरूर रहे हैं कि एंजाइम है, लेकिन जब उनकी खाल निकाल के हम देखेंगे तो पाएंगे या खुदा अंदर तो प्रोटीन मटेरियल है। मतलब भले ही अपने आप को कह रहे हैं कि हम एंजाइम हैं, लेकिन अंदर से ये प्रोटीनियस सब्सटेंस है, क्योंकि अमीनो एसिड है। सेकेंड है ट्रिप्सिन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, लास्ट टाइम एफएसओ ने पेप्सिन का काम पूछा है, तो अब इस बार बारी है ट्रिप्सिन के काम की। पेप्सिन पाया जाता है स्टमक के जठर रस में, और जो अग्नाशय होता है उसके जूस में ट्रिप्सिन पाया जाता है। तो तैयार रहिएगा, इस बार कहीं ट्रिप्सिन क्वेश्चन देखने को ना मिल जाए, क्योंकि लास्ट ईयर पेप्सिन पूछा था, अब आगे बढ़ेंगे तो ट्रिप्सिन है वो चीज़। और सबसे लास्ट में फैट के डाइजेशन के लिए एक एंजाइम ही है जिसका नाम है लाइपेज। मतलब लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज सारे के सारे प्रोटीन हैं, क्योंकि अमीनो एसिड उनके अंदर है। हमारे शरीर में जो प्रोटीन है वो कोई दूसरा वेश बदल कर हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारी माँ जो है वो हमको इंस्ट्रक्शन देती है, लेकिन हमारे माँ के जैसा ही घर में एक और प्रतिनिधि होता है, हमारी सिस्टर, वो हमारी दूसरी माँ होती है, जो काम माँ नहीं कह पाती है, जिन चीज़ों को कंट्रोल माँ नहीं कर पाती है, उनको वो हमारी सिस्टर के जरिए कंट्रोल कराती है। सेम यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ फीचर है स्टूडेंट, कि प्रोटीन का काम हमारे बॉडी को क्या करना है, मेंटेन करना है, उसको आकार आकृति देना है, लेकिन प्रोटीन एक और रूप में हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इस बार वो है हार्मोनल फॉर्म। तो यदि कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछें कि नियामक प्रोटीन किसे कहते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन किसे कहते हैं, तो आपको बिना कहे बिल्कुल दिलेरी से कह देना है कि हमारी बॉडी को कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड करता है, ब्रेन करता है, मतलब नर्वस सिस्टम करता है, और नर्वस सिस्टम के बाद यदि कोई हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का असल पावर रखता है तो वो एंडोक्राइनोलॉजी के हार्मोनल सिस्टम हैं।
मतलब जब भी रेगुलेटरी प्रोटीन की बात आएगी, नियामक प्रोटीन की बात आएगी, इशारा इनकी तरफ होगा स्टूडेंट, हमेशा याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है, इनमें से कौन नियामक प्रोटीन का उदाहरण है, 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से जो हार्मोन आपको दिखे आप उसको टिक कर दीजिएगा, वही राइट आंसर है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे जो हैं ये हमारे बॉडी में कंट्रोलिंग का काम करते हैं हार्मोन। सबसे पहले मैं ग्लूकेगॉन के बारे में बताता हूं। अगर नेट पे आप ग्लूकेगॉन हार्मोन सर्च करेंगे तो एक स्टेटमेंट यदि आप नेट पे लिखेंगे, चलिए आज लिखिएगा आप लोग, इतना होमवर्क मैं देता हूं कि ग्लूकेगॉन हार्मोन इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी नंबर ऑफ एमिनो एसिड, या ग्लूकेगॉन हार्मोन में कितने अमीनो एसिड हैं। चलो मैंने आपको एक क्लू दे दिया कि आप ये चीज डालोगे तो आपको एक नंबर आएगा, वो नंबर कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि अगर नंबर आ रहा है तो उतने अमीनो एसिड होंगे, और अमीनो एसिड होंगे तो बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होगा, और बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है मतलब 100% ग्लूकेगॉन प्रोटीन है। इंसुलिन के बारे में पहले ही बता चुका हूं मैं कि इंसुलिन जो है ये फ्रेडरिक सेंगर ने बताया था कि 51 अमीनो एसिड और जिंक से मिलकर बनता है। कौन? इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन में 51 अमीनो एसिड है, मतलब बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तो है, तो इसी वजह से इंसुलिन को हार्मोन नहीं पेप्टाइड हार्मोन कहें। और इस दुनिया में जिसमें भी वर्ड पेप्टाइड आ गया वो प्रोटीन है स्टूडेंट। तो ग्लूकेगॉन भी प्रोटीन है, इंसुलिन भी प्रोटीन है, और थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है, लेकिन कुछ एमिनो एसिड भी इसमें भी होते हैं, तो ये भी एक टाइप की प्रोटीन है। अब इनके काम सुन लीजिए स्टूडेंट। जब आप उपवास रहते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, कोई स्टार्ची सोर्स नहीं जाता होगा, हमारे शरीर में लीवर होता है, उसमें ग्लाइकोजन होता है, वही ग्लाइकोजन ड्यूरिंग फास्ट हमको एनर्जी देता है। तो ग्लाइकोजन लिवर से निकलकर बाहर आएगा और ग्लूकोज बनेगा, फिर वो ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और एनर्जी देगा। ये सब कराता है ग्लूकेगॉन हार्मोन, जो कि पैंक्रियास की अल्फा सेल से निकलता है। ये सब आपने पढ़ा होगा, तो मैं अभी क्लियर मुद्दे की बात बता दे रहा हूं कि जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है ये ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाता है। मतलब जिस दिन आप फास्ट रखते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम पड़ने लगता है, क्योंकि आप कुछ खा ही नहीं रहे हैं, तो अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है। तो ग्लूकोज का लेवल जब भी कम पड़ेगा तो हमेशा मालिक मतलब आपका जो दिमाग है वो पैंक्रियास को कहेगा, अल्फा सेल को कहेगा कि ग्लूकेगॉन निकाल, और ग्लूकेगॉन जैसे ही निकलेगा तो लीवर में से ग्लाइकोजन आ जाएगा। मतलब ग्लाइकोजन को लीवर में से निकालने के लिए ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है वो रोल प्ले करता है। और जैसे ही ग्लूकेगॉन हार्मोन आएगा आप फास्ट की कंडीशन में होगे, तो फास्ट के दौरान जो आपको एनर्जी मिलेगी वो ग्लूकेगॉन की वजह से और ग्लाइकोजन की वजह से। तो मैं यहाँ जल्दी से काम लिख दे रहा हूँ। अगर कभी मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, तो पहली चीज आप ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस उपवास के टाइम होगी स्टूडेंट। और इस प्रक्रिया में जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है ग्लूकेगॉन, जो पेंक्रियास की अल्फा सेल से रिलीज होता है। अब दूसरी चीज, जनरली हम खाना खाते हैं, तो कई बार जब हम खाना खाते हैं तो जरूरत से ज्यादा हमारे ब्लड में ग्लूकोज पहुंच जाता है। अब जो जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज पहुंचेगा, उस जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज को ठिकाने लगाना भी जरूरी है। ऐसी सिचुएशंस में मतलब हर दिन हमारे खाना खाने के बाद इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और जो मैं अभी एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, शायद उसका आपको अंदाजा अभी नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज ढलान की तरफ जाएगी, मतलब एज बढ़ती जाएगी, जब आपको एहसास होगा कि बस अब बुढ़ापा नज़दीक है, तब मेरा ये स्टेटमेंट काम आएगा। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, मालिक ने आपको 100% इंसुलिन दिया है, और ये 100% इंसुलिन आपके खाना खाने से, जब भी आप अपनी जीभ में या टंग में कोई चीज़ रखते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन को आना पड़ता है। हर बार आपके द्वारा, जैसे हमारे याद करिए पुराने समय में जो दादा परदादा थे वो 2 बार खाना खाते थे, तो उनका इंसुलिन 100 साल तक चल जाता था। लेकिन आजकल की नौजवान पीढ़ी एक दिन में 10 बार फूड खा रही है, तो 10 टाइम्स ज़्यादा निकल के आ रहे हैं कौन? इंसुलिन हार्मोन। मतलब इसी वजह से आज के समय पे आप देख रहे हैं किसी को 20 साल में डायबिटीज़ है, किसी को 30 साल में डायबिटीज़ है, क्योंकि इंसुलिन का अमाउंट फिक्स मालिक ने भेजा है। हम जबरदस्ती मुंह के अंदर चीज़ों को बार बार भेज भेज कर हर 1 घंटे में 2 घंटे में जबरदस्ती इंसुलिन को निकलवा रहे हैं। और इंसुलिन जितना लिमिटेड है
और जितना ज़्यादा आप निकालोगे तो आगे चल के उसकी कमी तो आएगी। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखिएगा। अब कोई अगर आपसे पूछे स्टूडेंट कि इंसुलिन का काम क्या है, तो इस स्टेटमेंट को आप उल्टा कर दो। जो ग्लूकोज है उसको इस अंग में पहुंचाता है, और जैसे ही ग्लूकोज लीवर के अंदर जाएगा बन जाएगा वो ग्लाइकोजन। तो ये काम जो है स्टूडेंट, ये इंसुलिन का काम है। जैसे मैं जब भी इसको पढ़ाता हूँ ऑफलाइन बैच में, तो हमेशा एक बात बताता हूँ कि जैसे नई नवेली जो दुल्हन होती है ना, नई नवेली जो लड़की होती है, या चलिए नई नवेली दुल्हन ग्लूकोज होती है स्टूडेंट, जैसे ही उसने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा, यहाँ ससुराल का मतलब है लीवर, तो जैसे ही ग्लूकोज लीवर के अंदर जाता है, फिर ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं रह जाता, फिर वो दरअसल में लड़की वो बहू बन जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह से ग्लूकोज जैसे ही लीवर के अंदर जाएगा तो फिर वो ग्लाइकोजन कहलाएगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखिए। अगर आप दोनों के फंक्शन देखेंगे, ग्लूकेगॉन के और इंसुलिन के, तो आप पाएंगे यार दोनों के फंक्शन में लगभग सेम ही तो हैं, लेकिन आप उन सेम में एरो भूल गए हैं। एक ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है और एक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थायरोक्सिन। ये लास्ट टाइम एमपीपीएससी मेंस ने पूछा है स्टूडेंट, तो निश्चित रूप में थायरोक्सिन से आने के चांसेस एफएसओ में ज़्यादा है, क्योंकि एमपीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगा। तो मैं दो चीज़ें सिखा रहा हूं, आपको इसको याद रखना है। स्टूडेंट, आपकी जितनी एज है, क्या उस हिसाब से आपका मानसिक विकास हुआ है? आपको ऐसा लगता है? क्या जितनी आपकी एज है उस हिसाब से आपका मेंटली डेवलपमेंट हुआ है? मतलब जितनी आपकी एज है उस हिसाब से आपका शरीर है फिजिकल? क्या जितनी आपकी एज है उस हिसाब से आपका दिमाग चलता है? अगर हाँ, तो थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है वो एग्जैक्ट सही काम कर रहा है। लेकिन यदि अगर आपको लगता है कि जितनी एज है उस हिसाब से एज हाइट नहीं है, जितनी एज है उस हिसाब से दिमाग नहीं चलता है, मतलब थायरोक्सिन की लैक है। और थायरोक्सिन ही आपके शारीरिक वृद्धि विकास के लिए, थायरोक्सिन ही आपके मानसिक वृद्धि विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि किसी भेड़ के शरीर से थायराइड ग्लैंड निकाल दी जाए तो उसकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी, ना उसका मेंटल डेवलपमेंट हो जाएगा। शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देता है थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि प्रोटीन है। और याद रखिएगा, ये टेम्पो ऑफ लाइफ कहलाती है। हमारे जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में जिनको कंट्रोल करते हैं हार्मोन, और ये सब हार्मोन का चोला निकाल कर आप देखोगे तो निश्चित रूप में आपको सब में प्रोटीन दिखेगा। एक तरफ से सब अमीनो एसिड के बने हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का चोला जब अलग करोगे आप तो पाओगे सब इंडियन हैं। ये वैसे ही कुछ कहानी है यहाँ भी। तो याद रखिएगा, जब भी रेगुलेटरी प्रोटीन वर्ड यूज किया जाएगा, इशारा हार्मोन की तरफ ही है स्टूडेंट, हार्मोन की तरफ ही इशारा है। क्लियर है ये चीज? चलिए चलते हैं आगे। अब यहां जो चीज आपसे पूछी जाएंगी, मैंने ज्यादा परेशान नहीं किया, सीधे सीधे लिख दिया है। उस प्रोटीन का नाम बताइए जो मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। उस प्रोटीन का नाम बताइए जो चलने के लिए उत्तरदायी हो। तो आपने एक चीज सुनी होगी स्टूडेंट कि जो एक्टिन है और मायोसिन प्रोटीन है, ये आपके मांसपेशियों में पाई जाती है। और पैर में भी क्या है स्टूडेंट? आपके मांसपेशी हैं। तो जो ये चीज है स्टूडेंट, एक्टिन जो प्रोटीन है, एक्टिन जो है ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, संकुचन के लिए। मायोसिन जो है ये रिलैक्सेशन के लिए उत्तरदायी है। जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरे पास में यहाँ पर मांसपेशी है, अगर इसको मैं संकुचित कर दूं ये चीज, तो ये एक्टिन प्रोटीन का काम हो गया। और जैसे ही मैं इसको रिलैक्स कर दूं, शिथिल कर दूं, तो बताइए ये किसका काम हो गया? ये मायोसिन का काम हो गया। और जिसे आप मायोसिन कह रहे हो, इसी को आज के समय पे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मायोग्लोबिन कहते हैं। और मायोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। ये मैंने सिखाया था आपको, खनिज वाला चैप्टर पढ़ाया था। तो अब आप खुद देखिए, जब मैं चल रहा हूं तो मेरे पैर में संकुचन भी हो रहा होगा और शिथिलन भी हो रहा होगा। तो ये दोनों प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल हैं, एक्टिन और मायोसिन।
याद रहेगा ये चीज? सर कोई इंडिकेटर है मानसिक स्थिति चेक करने का? हाँ है ना, क्यों नहीं है? जब भी आपसे आप परेशानी में हो और सब भी सामने वाला आपसे बात करेगा तो आपको हमेशा आंसर बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से देना है। यदि सामने वाले ने गुस्से में बात की, एंगर में बात की, और अगर आपने भी जवाब एंगर में दिया, मतलब आपका मेंटल जो कंडीशन है वो सही नहीं है। हेल्दी पर्सन की निशानी है कि वो हमेशा काम एंड कूल रहते हैं। याद रखिएगा हमेशा, आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, आप जवाब कैसे देते हैं वही हमेशा याद रखे जाते हैं। ऐसा आजकल आप रील्स वगैरह में भी देख रहे हैं। मानसिक संतुलन स्थिति चेक करने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में कैसी भी कंडीशन आए, आपको बुद्ध के जैसे हमेशा मध्यस्थ रहना है। वही है मानसिक स्थिति चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका। कि संसार गालियां दे रहा है बुद्ध को, लेकिन बुद्ध जो हैं वो बड़े आराम से, इत्मीनान से अपनी ध्येय साधना में व्यस्त हैं। या मार्ग में अगर चल रहे हैं और पत्थर भी लोग पड़ रहे, उनके ऊपर डाल रहे हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फूल भी बरसा रहे हैं तो बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि मेंटल स्थिति एकदम सॉलिड है। याद रहेगा ये चीज? चलिए, इसके बाद ट्रांसपोर्टेबल प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तब आप पाएंगे कि यार ये तो ब्लड में पाया जाने वाला श्वसन रंजक है, मतलब रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और मायोग्लोबिन ये भी मांसपेशियों में पाया जाने वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। और आप इन दोनों को यदि चेक करें, दोनों को यदि असलियत चेक करें, तो आप पाएंगे कि हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है और मायोग्लोबिन में ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। और यही ग्लोबिन प्रोटीन दोनों में यही ग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन ले जाती है, CO2 लाती है, हार्मोन ले जाती है, सब कुछ यही करती है। मायोग्लोबिन में भी जो ग्लोबिन प्रोटीन है यही ऑक्सीजन ले जाएगी, CO2 लाएगी, हार्मोन ले जाएगी, अपशिष्ट पदार्थों को। मतलब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के ग्लोबिन ग्लोबिन प्रोटीन आएंगे। ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसको ध्यान रखिएगा। प्रतिरक्षा प्रोटीन का मतलब है सीधा सीधा ऐसी प्रोटीन जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ावा दें। तो ऐसी प्रोटीन जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करती हैं, उनको बढ़ावा देती हैं, वो है लिम्फोसाइट और दूसरी है इंटरफेरॉन। अब ये लिम्फोसाइट जो होती है यही हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात एडवर्ड जेनर महोदय कह रहे हैं, जिनको प्रतिरक्षा तंत्र का पिता कहते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र के पिता मतलब फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो हैं, जिनका नाम है एडवर्ड जेनर। सो एडवर्ड जेनर वो पर्सन है जिन्होंने टी लिम्फोसाइट हमारा इम्यून सिस्टम बनाती हैं, ये बात दुनिया को सबसे पहले बताई थी। ये चीज दरअसल में लिम्फोसाइट जो हैं वो WBC का एक टाइप होता है स्टूडेंट। WBC के बहुत से प्रकार हैं, स्पेशली 5 प्रकार हैं WBC के। टोटल ओवरऑल देखेंगे हैं तो बेसिकली 2 प्रकार, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। इनके भी टोटल 3 प्रकार यहाँ, 2 प्रकार यहाँ हैं। तो जो टी लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC होती है वही आपके प्रतिरक्षा तंत्र को ड्रॉ करती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एडवर्ड जेनर कह रहे हैं। ये वही हैं एडवर्ड जेनर जिन्होंने चेचक का टीका बनाया था, वही हैं जिनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं। तो जिन्होंने चेचक का टीका बनाया था, जिनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं, उन्हीं ने कहा था कि लिम्फोसाइट हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं। और जब यहां तक पहुंचे तो एक परम ज्ञान ले लो स्टूडेंट, एडवर्ड जेनर का ही स्टेटमेंट है कि जब भी आपको एड्स होता है, हालांकि मालिक ना करे ऐसी बीमारी आपको हो, एड्स में जो टी लिम्फोसाइट होती हैं इनका नंबर 0 हो जाता है। और टी लिम्फोसाइट ही तो आपका इम्यून सिस्टम बनाती हैं। तो याद करिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस बीमारी में प्रतिरक्षा तंत्र निष्क्रिय हो जाता है, आंसर है एड्स बीमारी।
क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र बिकम इनएक्टिव, इम्यून सिस्टम बिकम इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब है जीरो, वो किस बीमारी में होता है? एड्स बीमारी में होता है। याद रहेगा ये चीज। और सबसे लास्ट में जो है वो इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन एक प्रोटीन ही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने इंटरफेरॉन को खोजा था, वो भी 1957 में, और व्यक्ति का नाम है स्टूडेंट लिंडरमान। सो लिंडरमान वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इंटरफेरॉन प्रोटीन की खोज की थी साल 1957 में। एक बार जरा देख लीजिए, यहां कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मेरे को पहले लग रहा था कि ये छोटी छोटी चीजें आपको क्या बताना, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार यही चीजें तो बताने लायक हैं। इन्हीं चीजों से कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल जाता है, एक बार जो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन आप यदि सुन लेते हैं, चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर आप बड़े बड़े मोटे मोटे बुक पढ़ सकते हैं, थीसिस पढ़ सकते हैं, है ना, बड़े बड़े चीज़ों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। उस प्रोटीन का नाम बताइए जो ब्लड का क्लॉट करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब यदि कभी आपको चोट लगती है तो चोट वाली जगह पर अपने आप ब्लड का क्लॉट हो जाता है। तो याद करिए, मैंने आपको कभी ऐसा कुछ पढ़ाया होगा कि ब्लड क्लॉटिंग में 13 फैक्टर हेल्प करते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर जो कि एक प्रोटीन है, उसी का नाम है फाइब्रिनोजन, और यही ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मान लीजिए आप विराट कोहली हैं और आप क्रिकेट खेल रहे हैं, और आपने गेंद को पकड़ने के लिए डाइव किया, और मान लो गेंद जो है वो आपकी पहुंच से दूर चली गई। आप मैदान में जैसे ही गिरते हैं तो आपको क्या है, माइनर इंजरी होती है, एक कट लग जाता है। कट लग जाएगा तो ब्लड आएगा बाहर। बताइए सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा? ए विराट कोहली को, बी अनुष्का शर्मा को, सी फ्रेंड्स, सी जो चाहने वाले फैंस हैं उनको, या डी इनमें से कोई नहीं? किसको होगा सबसे ज्यादा दर्द? जो कह रहे हैं अनुष्का को होगा, आइए आई विल चेक देम, कि हम आपको जरा देखते हैं ठोक पीट के, और आपकी अनुष्का शर्मा को दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई जिसको चोट लगी है दर्द उसी को होगा, ठीक है, ना फैंस को होगा ना अनुष्का को। ये देखो हिमांशु कह रहा है अनुष्का को होगा, तो आओ हिमांशु हम चेक करेंगे ये स्टेटमेंट आपके ऊपर, है ना, कि आपको थोड़ी से क्या दिए जाएं, जख्म, देखते हैं अनुष्का शर्मा को दर्द होता है आपकी वाली को कि नहीं होता। जनरली जिसको परेशानी होगी उसी को प्रॉब्लम होगी। तो मैं बस इतना सा कह रहा था, ये मजाकिया मोड था, है ना, इसको मैं कट करवा के अलग कर दूंगा, बकवास है टोटल, कि जब भी किसी को कट लगता है तो ब्लीडिंग बाहर आती है। रितुल का कहना है कैप्टन को, अरे भाई उसको तो दर्द नहीं, उसको अटैक ना आ जाए, क्योंकि कोहली बाहर तो टीम इंडिया गई। कोहली को यदि आज के समय पे कुछ हो जाए तो रोहित शर्मा बेचारा जीते जी मर जाना है ना। ठीक है, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपको चोट लगता है तो उस चोट वाली जगह पर बताइए कौन सी प्रोटीन आ जाती है और ब्लड क्लॉट में हेल्प करती है? क्लियर है सबको? फाइब्रिनोजन प्रोटीन, इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं बताना है, ठीक है। अच्छा, यदि आपको ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट, तो अब आप मुझे ज़रा जल्दी से ये बता दीजिए कि जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन ब्लड का क्लॉट कराती है, रक्त का थक्का जमाती है, क्या उसे मैं ये बोल सकता हूँ? थोड़ा वर्ड अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन है, वर्ड अच्छे से देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। प्राकृतिक मतलब फाइब्रिनोजन प्रोटीन को नेचर परमात्मा नहीं बनाया है, और ये क्या करती है, ब्लड क्लॉट में हेल्प करती है, मतलब थक्का निर्माणक प्रोटीन है, या थक्का निर्माणक पदार्थ भी बोल सकते हैं, प्रोटीन भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में नेचुरल क्लॉटिंग एजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, ये क्वेश्चन है एफएसओ का, वो भी झारखंड एफएसओ का। प्राकृतिक थक्का निर्माणक पदार्थ कौन है, प्राकृतिक थक्का निर्माणक प्रोटीन कौन से? आंसर है फाइब्रिनोजन। इतने देर की मस्ती का फाइनल स्टेटमेंट ये था स्टूडेंट। और अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपके शरीर के अंदर जो 5 से 6 लीटर ब्लड है ना, जम क्यों नहीं जाता?
अभी तक आपने डायलॉग सुना होगा, तेरा खून क्यों नहीं खोलता रे। अब मैं डायलॉग चेंज कर रहा हूं कि आपका खून जम क्यों नहीं जाता आर्टरीज और वेन में। आंसर है एक प्रोटीन है जिसका नाम है हेपेरिन, और वो आपके रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखती है। मतलब यदि फाइब्रिनोजन ब्लड का क्लॉट करा रही है, तो वहीं हेपेरिन प्रोटीन थक्का नहीं बना रही है। ये रोधी लिखा हुआ है वर्ड, अच्छे से देख लीजिए। यहां थक्का निर्माणक फाइब्रिनोजन और यहां प्राकृतिक थक्का रोधी, मतलब नेचुरल एंटी कोआगुलेंट जो है वो हेपेरिन है। बहुत बढ़िया हिमांशु, बहुत बढ़िया। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं मैं फिर आपको बता रहा हूं, प्लीज आप लोग इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हालांकि अभी आप बहुत आराम से बोल रहे हैं कि प्राकृतिक थक्का निर्माणक पदार्थ कौन है, फाइब्रिनोजन। नेचुरल क्लॉटिंग प्रोटीन कौन सी है, फाइब्रिनोजन। नेचुरल थक्का रोधी प्रोटीन कौन सी है, हेपेरिन। और नेचुरल एंटी कोआगुलेंट कौन सी है, आंसर है प्रोटीन हेपेरिन, है ना। ये चीजें हैं, मतलब हेपेरिन की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता, लिक्विड अवस्था में ही बहता रहता है आर्टरीज और वेन में। और सेम टू सेम जो काम हेपेरिन का होता है, ब्लड को लिक्विफाई रखना, रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखना, सेम काम हेरोडिन का है। और हेरोडिन भी हेपेरिन के जैसे नेचुरल एंटीकोआगुलेंट है, प्राकृतिक थक्का रोधी प्रोटीन है। जो जोंक होती है स्टूडेंट, आपने कभी ना कभी सुना होगा लीच या जोंक, जब वो ब्लड सक करती है तो ब्लड जैसे ही बाहर आता है तो सॉलिड हो जाता है। तत्काल जोंक या लीच अपने सलाइवा से हेरोडिन निकालती है, और जैसे ही हेरोडिन ब्लड के कांटेक्ट में आता है फिर से लिक्विड हो जाता है। और इस तरह से जैसे ही ब्लड लिक्विड होगा फिर लीच उस ब्लड को सक कर लेती है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है स्टूडेंट, हालांकि आप में से ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन को जानते हैं, ये बन भी जाएगा आपसे कि जोंक या लीच में लार में वो कौन सा सब्सटेंस है जिसकी हेल्प से वो क्लॉट ब्लड को लिक्विफाई करके और फटाक से सरपोट लेती है ब्लड को। आंसर है हेरोडिन। तो थोड़ी इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 स्टेटमेंट थे, फाइब्रिनोजन, हेपेरिन और हेरोडिन। बन जाएगा ये चीज। ये ब्लड फ्लो हो रहा है, दरअसल में ये जिप फाइल थी लेकिन पीडीएफ मैंने बनाया है जिस वजह से इमेज नहीं आ पाएगा स्टूडेंट। तो ये ब्लड यदि फ्लो हो रहा है तो एक प्रोटीन की वजह से है जिसका नाम है हेपेरिन। और ये जो चोट लग गई है, तो ये देख रहे होंगे आप, ये सारी की सारी प्रोटीन जा रही है और इस क्लॉट को भर रही है, ये है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉट, हेपेरिन प्रोटीन डजंट फॉर्म क्लॉट, ये ब्लड को लिक्विफाई करके रखती है, ब्लड को लिक्विड स्टेज में बना के रखती है हेरोडिन के जैसे। ऑक्सीजन का कांटेक्ट आते ही हेपेरिन ठोस हो जाता है। बहुत बढ़िया हिमांशु, बिल्कुल सही कहा। इसलिए तो याद करो, अंदर लिक्विड है ब्लड, चोट लगी तो जैसे ही ब्लड बाहर आया तो क्यों सॉलिड हो गया। एग्जैक्टली हिमांशु का बिल्कुल सही आंसर है, एटमॉस्फेयर की 21% ऑक्सीजन गद्दार है इस प्रोसेस के लिए। एटमॉस्फेयर की 21% ऑक्सीजन लिक्विफाई ब्लड को तत्काल सॉलिड कर देती है। क्लियर है ये चीज। अब यहां कुछ प्रोटीन के नाम दिए हैं और उनके फटाफट मैं आपको काम बताऊंगा, लेकिन आज नहीं बता रहा, आज के लिए सफिशिएंट है इतना। अभी आधे घंटे से जाके मुझे बिल्कुल बता देना। तो वो जो 2 पोर्शन आपने बोले हैं ना मेरे को, कौन कौन से 2 पोर्शन बोले हैं कि किस में भेजनी है और ये वाली स्लाइड भेजनी है, मैं भेज दे रहा हूं। या आप जितने भी लोग अभी मेरे को लाइव देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपको जो भी पीडीएफ चाहिए आप एक बार ग्रुप में बस मेरे को बता देना। तो मैं एक काम करूंगा, आज ही जाके मैं सारी पीडीएफ चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंस वाइज भेज दूंगा, तो आपके पास इजीली नोट्स पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास है क्या? नहीं मेरे भाई, अब सिंगल एक ही क्लास है, मतलब मेरी क्लास है, बस हो गया, ये लास्ट है, एंजॉय करो अब। तो अब इस चीज को हम देखेंगे कब? कल। ठीक है। और होली में पहले से मैं बता दे रहा हूं, होली में यूनिट 2 के कुछ वीडियोस मैं बना दूंगा। जैसे शायद 2 दिन की छुट्टी रहेगी तो वो आपके लिए छुट्टी रहेगी, मैं यहाँ आके रिकॉर्ड कर दूंगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और एक चैप्टर है आपका वो फर्मेंटेड फूड, और एक और चैप्टर है वो खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग।
ये 3 टॉपिक में आपके सेकंड जो यूनिट है उसके मैं यहीं बना दूंगा। तो जैसे ही आप देखेंगे तो होली के बाद आपको यूनिट सेकंड के वीडियोस भी मिल जाएंगे। हाँ 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 हाँ, यूनिट आयुष कह रहे हैं यूनिट 1 का कंप्लीट नोट्स मिलेगा। बस मेरे 2 दिन, मतलब मैं आपको इसके बाद फैट और पढ़ाऊंगा और कार्बोहाइड्रेट और पढ़ाऊंगा और मेरा यूनिट 1 कंप्लीट। फैट और कार्बोहाइड्रेट 2 जैसे ही मैंने ख़त्म किया 2 दिन 3 दिन के अंदर मेरा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको कंप्लीट नोट्स होली के पहले ही दे दूंगा, कंप्लीट नोट्स। ठीक है आयुष? और होली के बाद यूनिट 2 भी आपकी आधी हो जाएगी, जिसके वीडियो आपको ऐप में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं कल आपसे। तैयार रहिएगा और जो पुराना पढ़ा है एक बार जरा उसको रिपीट कर लीजिएगा और अभी मैसेज करिए, मैं पीडीएफ भेजता हूं। थैंक यू।